हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है उत्तराखंड यूके पीएससी पीवाईक्यू लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 10वां, यानी कि लेक्चर नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज आपके आगामी एग्जाम अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं जो यूके पीएससी कराता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शन की हेल्प से ऑल ओवर कवरेज करने की कोशिश करते हैं जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो आज आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? यही हैं वो चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे जिनकी मैंने यहाँ पे पिक लगा रखी। अगर आपको पिक से याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पता होना चाहिए कौन हमारे जो महापुरुष हैं, जो भी हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी का यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। निकनेम चारण किसका था ये पूछा गया। तो ये चारण जो जो थे ये थे इनका एक तरीके से घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। यही है वो चारण जो घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। इनका नाम क्या है? शिव प्रसाद डबराल जी। शिव प्रसाद डबराल जी के ने एक्चुअली इनके बारे में एक कहावत है। इन्होंने उत्तराखंड को हर जगह पैदल चल के गए हैं और वहां जाके इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी है। इसी वजह से इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब इनसे कहीं की भी कुछ नॉलेज पूछ लो तो आराम से बता देते थे। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। और इनकी बुक्स बुक्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इनकी दो चार बुक्स आपको पता होनी चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इनकी उत्तराखंड का इतिहास। इन्होंने लिखी है उत्तराखंड का इतिहास 12 वॉल्यूम में। उत्तराखंड का इतिहास जिसके क्या है 12 खंड है, 12 भाग में है, या 12 वॉल्यूम में बोल सकते हैं। ऐसे लिखे इन्हें उत्तराखंड के भोटांतिक, उत्तराखंड के भोटांतिक ये बुक है। और उत्तराखंड यात्रा दर्शन इनकी बुक है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन भी इंपॉर्टेंट बुक है। इन बुक्स को पढ़ के आप उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं शिव प्रसाद डबराल जी। इनके बारे में कुछ और चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये पौड़ी से बिलोंग करते थे। पौड़ी से बिलोंग करते थे और दुगड्डा इनकी कर्मस्थली रही थी। मतलब इन्होंने दुगड्डा में रहकर ही सारे के सारे ज़्यादातर काम किए थे। और इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, इन्होंने एक पुस्तकालय खोला था। कौन सा पुस्तकालय? जिसमें लगभग 30,000 प्लस बुक्स थी उस समय। उत्तराखंड विद्या भवन के नाम से। उत्तराखंड विद्या भवन, उत्तराखंड विद्या भवन के नाम से इनने एक पुस्तकालय भी खोला था। और इनकी एक और इम्पोर्टेंट बुक, हाँ ये भी याद रखिएगा, गोरा बादल। गोरा बादल ये हो गई। और महाराणा संग्राम सिंह ये भी पूछी गई एग्जाम में। महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, उत्तराखंड का इतिहास जो 12 भागों में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के भूटांतिक हो गई, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये इनकी बुक्स होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हरिकृष्ण तुरी को देखें, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है गढ़वाल का इतिहास। और अगर कुमाऊं के इतिहास की बात करें तो कौन? बी डी पांडे जाते हैं आपके। चंडी प्रसाद भट्ट पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता हो गए आपके। 1986 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। एशिया का नोबेल बोला जाता है जिसे, ठीक है। 1986 में क्या मिला था इन्हें? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। अच्छा, और दसौली ग्राम सभा संघ से भी संबंधित है, ठीक है। और डालो का दगड़िया बनाया था चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज गोसाई दत्त इन हिज चाइल्डहुड? बचपन में गोसाई दत्त के नाम से किसे जाना जाता था? गोसाई दत्त भी बोला जाता था इन्हें, सै भी बोला जाता था इन्हें, गुस्सैं भी बोला जाता था इन्हें। कौन है ये? आपके सुमित्रानंदन पंत जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के क्या क्या नाम है? सै है, गुस्सैं है और गोसाई दत्त है। अच्छा, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? कौसानी, कौसानी से बिलोंग करते थे। कौसानी जो आपका क्या है बागेश्वर में बोल सकते हैं। कौसानी जो बेसिकली अभी तो आप इसका कुछ पार्ट अल्मोड़ा बॉर्डर इलाका है, अल्मोड़ा बागेश्वर मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौसानी में इनका जन्म हुआ था। और इनसे इम्पोर्टेंट चीज, इन्होंने जो आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी, आकाशवाणी का नाम सजेस्ट किया था। आकाशवाणी को पहले बोला जाता था ऑल इंडिया रेडियो। इसको आकाशवाणी का नाम सजेस्ट, जैसे आकाशवाणी नाम से प्रोग्राम आते थे तो वो इन्होंने सजेस्ट करा था आकाशवाणी नाम। अच्छा, और ये कैसे थे? ये कवि थे। कौन से कवि थे? छायावादी कवि। छायावादी कवि थे, जैसे महादेव वर्मा हो गई, सूर्यकांत निराला, उन्हीं के जैसे ये छायावादी कवि थे। ऐसे हालावादी कवि होते जैसे बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हालावादी कवि बोला जाता है उन्हें, ठीक है।
ये कैटेगरी होती है साहित्य की, ठीक है। एक अभी इसमें क्वेश्चन आएगा तो डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए छायावादी कवि। इनकी बुक्स, सुमित्रानंद पंत की बुक्स जिनके लिए इन्हें प्राइज मिला हुआ है, सबसे पहली कला एवं बूढ़ा चाँद, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कला एवं बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला एवं बूढ़ा चाँद के लिए। कब मिला था ये भी क्वेश्चन बन जाता है, 1960 में। दूसरी चिदम्बरा, ये तो पता होगी आपको, सुना होगा, चिदम्बरा तो सुनी होगी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी के लिए मिला था 1968 में। ज्ञानपीठ, उत्तराखंड से पहले ज्ञानपीठ प्राप्त करता, और वैसे भी पहले ज्ञानपीठ प्राप्त करता हिंदी साहित्य में कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और कला एवं बूढ़ा चाँद के लिए क्या मिला था इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये हो गए सुमित्रानंदन पंत जी से रिलेटेड चीज़ें हमने देख ली। गोविंद बल्लभ पंत यानी कि जीबी पंत, जीबी पंत कौन थे? पहले भारत रत्न प्राप्त करता, फर्स्ट भारत रत्न उत्तराखंड से, ठीक है। कब मिला था? 1957 में मिला था, ये याद रखिएगा। और इनको गोविंद बल्लभ पंत को क्या बोला जाता था? हिमालय पुत्र बोला था। किसने बोला था? गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने संज्ञा दी थी? नेहरू जी ने, JL नेहरू, जो पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और लोक रत्न पंत का नाम क्या था? गुमानी पंत, ये काशीपुर के राजा ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसिर वाद्य, सुसिर यानी कि फूंक मार के बजाना जाने वाला यंत्र, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके का, ये घुमावदार इस तरीके का, ये ठीक है, नाक की तरह है। ये क्या है? नागफनी। सुसिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नागफनी। इस तरीके से अलगोजा होता है, अलगोजा भी क्या होता है? सुसिर वाद्य यंत्र होता है। अलगोजा हो गया, और नागफनी हो गया, बांसुरी होगी जिसमें फूंक मार के बजाया जाता है। हुड़का, हुड़का क्या होता है? चर्म वाद्य यंत्र जिसमें चमड़े का यूज किया जाता है। हुड़का हो गया, ढोल हो गया, ये चर्म वाद्य यंत्र होते हैं। और ये दो तारा, एक तारा, ये क्या होते हैं? तार वाद्य यंत्र यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ढोल, ढोल से तुरंत याद आना चाहिए आपको ढोल सागर बुक, ठीक है, केशवदास अनुरागी ने लिखी है ढोल सागर बुक। और ढोल क्या है? उत्तराखंड का राजकीय वाद्य। कब? 2015 में इसको राजकीय वाद्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? जो बद्रीनाथ में जो पुजारी होते हैं, ये इनको 76 के टाइम पे नरेंद्र शाह ने क्या बोला था कि साउथ से आएंगे, इस तरीके से कुछ उस टाइम कोऑर्डिनेशन बनाया गया था, इस तरीके से चीज़ें चली थी। तो ये जो ये पुजारी होते हैं, ये आते हैं आपके केरल से, केरल के नंबूदरी संप्रदाय से। कल्चरल एक्सचेंज की तरह है, क्या साउथ में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ उत्तराखंड के लोग जाते हैं, उत्तराखंड के पुजारी जाते हैं, और वहाँ यहाँ के जाते हैं, ठीक है। तो ये बद्रीनाथ मंदिर में क्या, नंबूदरी संप्रदाय के, क्यों? बेसिकली हुआ क्या था, जो बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति है, खंडित मूर्ति जो भगवान बद्री विशाल की है, ये कहाँ से निकाली गई थी? नारद कुंड से। किसने निकाली थी? आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य कहाँ से बिलोंग करते थे? केरला से। तो उन्हीं की रिस्पेक्ट में ये केरला से ही हमारे क्या आते हैं, नंबूदरी संप्रदाय के रावल पुजारी होते हैं। रावल बोला जाता है उन्हें, जो पुजारी होते हैं ये कहाँ से आते हैं? साउथ से आते हैं, केरला से आते हैं। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर से एक बद्रीनाथ मंदिर में एक उत्सव लगता है, एक याद रखिएगा, कड़ाई उत्सव। कड़ाई उत्सव कहाँ से संबंधित है? बद्रीनाथ मंदिर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? यानी कि गढ़वाल में, कौन सा गढ़वाल में, ये पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं 4 नाग मंदिर दे रखे हैं, धौलीनाग, बेरीनाग, नागनाथ पोखरी और कालीनाग। अगर आपको इसमें थोड़ा सा हिंट ऐसे मिल जा रही है, अगर आपको पोखरी नामक जगह पता है ना कहाँ है करके, जो आसपास के लोगों उन्हें तो पता ही होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि नागनाथ पोखरी यही है आपका, कहाँ है? गढ़वाल में। बाकी तीनों के तीनों का है कुमाऊं में, ध्यान रखिएगा। नागनाथ पोखरी है आपका, ये चमोली में पड़ता है। सारे के सारे नाग देवताओं के मंदिर हैं, ये है नागनाथ मंदिर पोखरी का, चमोली में। अच्छा, ये भी एक नाग मंदिर है, ये कौन सा नाग मंदिर है? अगर आपके आसपास है तो आपने देखा है तो बताइए। ये है धौलीनाग मंदिर। धौलीनाग मंदिर पड़ता है आपका बागेश्वर में। ऐसे ही बेरीनाग और कालीनाग मंदिर भी है। बेरीनाग और कालीनाग मंदिर ये आपके पड़ते हैं कहाँ? बेरीनाग और कालीनाग मंदिर पड़ते हैं आपके पिथौरागढ़ में पड़ते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट नाग मंदिर है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सा नाग मंदिर कहाँ स्थित है, इसका वो पूछ लेता है, जिला पूछ लेता है। बेरीनाग और कालीनाग हो गया आपके पिथौरागढ़ में, नागनाथ पोखरी चमोली में, धौलीनाग हो गया आपका बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तराखंड के निम्न जनपद समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से साझा करते हैं? तो ये तो एक तरीके से क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये गलत नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैप से समझते हैं, हमेशा मैप से, इस तरीके के क्वेश्चन मैप से समझते हैं और साथ में कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं। तो ये मैंने मैप लगा रखा है। इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ कहाँ लगती है उत्तराखंड की? एक तो चाइना से लगती है, दूसरी किससे लगती है? नेपाल से लगती है। चाइना या एग्जाम में कभी कभी तिब्बत भी दिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड तिब्बत से लगता है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है तो इसलिए चाइना में बोला जाता है। तो चाइना और नेपाल से लगती है। तो कौन कौन से लगती है? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनकी तो लगती है चाइना से, और पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, इन तीनों की लगती है नेपाल से। और पिथौरागढ़ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसकी तिब्बत से भी लगती है, चाइना से, और नेपाल से भी लगती है, यानी कि 2 इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? पिथौरागढ़ है। अच्छा, इसी तरीके से हिमाचल से किसकी लगती है? देहरादून की लगती है हिमाचल से, और उत्तरकाशी की लगती है हिमाचल से। जो पड़ोसी राज्यों के बारे में भी देख लेते हैं। और उत्तर प्रदेश से किस किस की लगती है? देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल हो गया, उधमसिंह नगर हो गया, और नैनीताल का भी कुछ हिस्सा लगता है। ठीक है, ये किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से लगते हुए। और इसी तरीके से इसमें एक और फैक्ट देख लेते हैं। हाँ, जो इंटरनल जो है, जिनकी किसी से टच नहीं होती, जिनकी बॉर्डर कहीं ना इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी नहीं और पड़ोसी राज्यों से भी नहीं होती, कौन कौन से हैं? टिहरी गढ़वाल होगी, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये क्या है? 4 अंदरूनी डिस्ट्रिक्ट हैं, आंतरिक जिले हैं, जिनके ना किसी पड़ोसी राज्य से ना किसी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसी देश से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन से करते हैं, कौन से जनपद समूह? चंपावत करता है, नैनीताल नैनीताल नहीं करता है। ऑप्शन बी में देखो, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ना ही नहीं हमें, बस यहीं से आंसर मिल गया। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात आई तो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य की यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखी है, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, इसकी पिक भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहला यहाँ पे मैंने स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं। सबसे पहला जो सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य वो कौन सा है? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका क्षेत्रफल भी देख लीजिए साथ साथ 485। बस इतना याद, पॉइंट में याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद होगा तो आपको आंसर कर सकते हैं। 485 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ है? उत्तरकाशी में पड़ता है। गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में है, गोविंद वन्यजीव विहार भी उत्तरकाशी में पड़ता है। दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, 1972 में। इसका क्या है? क्षेत्रफल कितना है? 975.20 किलोमीटर, 975 याद रख लो, 975 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग और चमोली में पड़ता है। और सबसे बड़ा भी यही है, सबसे लार्जेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया वाला कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। ये क्वेश्चन में बन जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फिर आता है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ये है आपका 1986 में बना था। ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, केदारनाथ भी कस्तूरी मृग के लिए है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य 1986 में 599 यानी कि 600, लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर, 600 से थोड़ा कम है, ऐसे करके याद रख लो, 600 से थोड़ा कम है। और ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। यहीं एक समय पे गोल्ड माइंस भी ढूंढी गई थी। ठीक है, अभी तो उस पर काम रोक दिया गया है। ठीक है, अस्कोट में ही। ऐसे ही सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपका पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, ये क्वेश्चन था। और एक इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1987 में बना था, 300 वर्ग किलोमीटर, बस 300 याद रख लो, 301 है, 300 के आसपास है बस। अगला है विंसर वन्यजीव अभयारण्य, ये 1988 में बना था, ये अल्मोड़ा में स्थित है। और सबसे छोटा, मतलब छोटों में आता है, सबसे छोटा तो मसूरी हो गया, सबसे छोटा नहीं है, हाँ सेकंड नंबर सबसे छोटा है, 47 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और मसूरी मसूरी सबसे छोटा है, 10 वर्ग किलोमीटर है, 10 11 मान लो, 10 10.8 हुआ तो 11 याद रख लो। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य क्या है? 11 से थोड़ा कम है। 1993 में बना था। ये क्या है? मसूरी, देहरादून में। इसी को ही विनोग भी बोलते हैं, विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। अगला है नंदौर, सबसे लेटेस्ट, 2012 में इसको स्टेटस दिया गया, 269 यानी कि 270 के आसपास है, 269.95 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 270 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। नैनीताल और चंपावत में पड़ता है आपका नंदौर वन्यजीव अभयारण्य। ये हमने वन्यजीव अभयारण्य देखे। सबसे बड़ा कौन सा है? केदारनाथ है। सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी है। और सोना नदी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ये हमारा क्वेश्चन था। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपकी? पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से कौन है?
द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री बहुत फेमस बुक है, किसकी है? शेखर पाठक जी की बुक है। द चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक जी की बुक है। और इसी से रिलेटेड कुछ और बुक देख लेते हैं शेखर पाठक की, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। हरी भरी उम्मीद, ये पूछी गई थी एग्जाम में, हरी भरी उम्मीद शेखर पाठक जी की हो गई। और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, हाँ उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पे भी लिखी है इन्होंने बुक, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा भी इनकी बुक है, इसकी शेखर पाठक की। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट चंडी प्रसाद भट्ट, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है इन्हें, ठीक है। 1986 में क्या मिला है? एशिया का नोबेल, यानी कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इन्होंने क्या करा था? चंडी प्रसाद भट्ट से एक तो एक रैमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, तसौली ग्राम स्वराज संघ हो गई, इनने बनाया था। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, चिपको आंदोलन को इन्होंने सहयोग दिया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा इनसे, चंडी प्रसाद भट्ट से। अगला है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ये भी क्या हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। इन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी, इनकी फेमस बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी इनकी फेमस बुक है। इन्होंने गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, याद रखिएगा। रामचंद्र गुहा ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इंपोर्टेंट फिगर है, ये भी क्या है आपके चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। इनको क्या बोला, सुंदरलाल बहुगुणा का एक अन्य नाम भी है, क्या बोला जाता था इन्हें? वृक्ष मित्र भी बोला जाता था। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र बोला जाता है, और पर्यावरण गांधी बोला जाता है उत्तराखंड में, पर्यावरण गांधी वृक्ष मित्र किसके? सुंदरलाल बहुगुणा के नाम है। इनने चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे। अच्छा सुंदरलाल बहुगुणा को एक अवार्ड मिला था, कौन सा? पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च अवार्ड 2011 में। पहले इन्हें पद्मश्री भी दिया जाता था, इन्होंने मना कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए करके, ठीक है। और इन्होंने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये चिपको मूवमेंट के समय पे दिया गया था, ये हिमालय बचाओ देश बचाओ, किसका नारा है? सुंदरलाल बहुगुणा जी का है, ठीक है। ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ बुक्स की बात हो रही है तो एक इंपॉर्टेंट फिगर रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा क्या है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। रस्किन बॉन्ड ने आत्मकथा लिखी है ना, उस क्या नाम है उसका? उसका नाम है लोन फॉक्स डांसिंग, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, लोन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। ऐसे ही इनकी फेमस बुक है रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ, ये भी क्या है? रस्किन बॉन्ड से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, लंडो डायरी, बहुत सारी और भी इनकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोसार पर्व, लोसार पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से? लोसार पर्व का संबंध है, ये बेसिकली आपका लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख हो गया, और सिक्किम, सिक्किम में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में कहाँ मनाया जाता है? भोटियाओं द्वारा मनाया जाता है। कौन सी भोटिया? जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया कहाँ रहते हैं आपके? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जाड़ भोटिया पाए जाते हैं आपके, ठीक है। यहीं उत्तरकाशी में क्या है? जाड़गंगा नदी भी है। जाड़गंगा नदी भागीरथी से कहाँ मिलती है? भैरव घाटी में मिलती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो आती हैं बस रिकॉल करते रहना है, ऐसी तरीके से याद होते हैं। यहीं आपका जो है उत्तरकाशी में जो हरसिल से लेके गंगोत्री के बीच में, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक तो आपका पड़ता है लंका ब्रिज, एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार, लंका पुल कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, हरसिल से गंगोत्री के बीच में पड़ता है। हरसिल हिल स्टेशन है और गंगोत्री आपका धाम हो गया। और यहीं उत्तरकाशी में क्या है, एक नेलांग, नेलांग दर्रा भी है, ठीक है, नेलांग दर्रा हो गया। और नेलांग वुडन ब्रिज है, जो इंडिया चाइना जब वॉर हुई थी उसके बाद बंद कर दिया गया था, ठीक है। नेलांग वुडन ब्रिज, नेलांग का लकड़ी का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसौली ग्राम स्वराज संघ, इसके बारे में तो हमने देख लिया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आया था तो वहीं डिस्कस कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडी प्रसाद भट्ट। किन्होंने बनाया था? हाँ अच्छा, कब बनाया था, ये क्वेश्चन बन जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट ने दसौली ग्राम स्वराज संघ बनाया तो था, कब बनाया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1964 में। ये क्या है? पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है। 1986 में इन्हें मिला था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इंपॉर्टेंट चीज इनसे। गौरा देवी, चिपको मूवमेंट से संबंधित, चिपको आंदोलन जैसे आता है तो गौरा देवी का नाम याद आना चाहिए, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी हमने देख लिया, सुंदरलाल बहुगुणा को क्या बोलते हैं? वृक्ष मित्र बोलते हैं, पर्यावरण गांधी बोलते हैं। अनिल प्रकाश जोशी के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने एक संस्था बनाई है हैस्को, ये क्वेश्चन बन जाता है, हैस्को संस्था के संस्थापक कौन है? हैस्को एक एनजीओ की तरह काम करता है, ठीक है। हैस्को संस्था, हैस्को संस्था का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन हिमालयन इन्वायरमेंटल हिमालयन इन्वायरमेंटल एंड हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एंड कंजर्वेशन
ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से, या हिंदी में लिख देता हूँ हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, और इंग्लिश में बोलेंगे तो हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, इसको याद रखना, बस इसको आता है, कभी कभी फुल फॉर्म आ जाते तो हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से याद रखेगा। अनिल प्रकाश जोशी, ये भी क्या है, पर्यावरणविद है। इसमें सारे के सारे पर्यावरणविद हैं, गौरा देवी होगी, चंडू प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, अनिल प्रकाश जोशी होगी। सुंदरलाल बहुगुणा भी क्या है, आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन में इनका भी योगदान था। ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। इस तरीके से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट करा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।